हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ करके उसके क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। अब हमारे पास सेकंड चैप्टर आ रहा है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। मुझे लगवाना तो चाहिए वहां पे सेल डिवीजन, बट मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल से सीख जाएं। प्रोटीन्स वगैरह जहां पर आए तो आप समझ पाएं कि प्रोटीन्स कैसे काम करती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कार्बोहाइड्रेट जहां पे नाम आए तो वो जान सकें। डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स इसी यूनिट का एक थर्ड चैप्टर है उसको पहले पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। 9.1 सेक्शन में हमें पढ़ना है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा बच्चों एंजाइम्स। इसके बारे में हम लोगों को रीड करना है। चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट पैराग्राफ में और देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है एनसीईआरटी के थ्रू। तो आप भी अपने एनसीईआरटी को खोल लीजिए और लाइन बाय लाइन हमारे साथ पढ़ते चलिए। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। जहां पर रहते हैं बच्चों हम अर्थ में, ये पूरा एटमॉस्फेयर और हमारी धरती सब मिला करके पूरा बनाता है बायोस्फीयर। तो इस पूरे बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेम केमिकल से बने हैं? दैट इज केमिकल कहने का मतलब है क्या वो सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बने हैं? आपने सीखा है केमिस्ट्री में कि एलिमेंटल एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर हम ऐसी ही एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करें प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या माइक्रोबियल पेस्ट पे, हमें भी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू में प्राप्त होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू में ये एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर प्राप्त होते हैं। अगर सेम एनालिसिस की जाए ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट तो हमें भी ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे नॉन लिविंग मैटर में, यानी सिमिलर लिस्ट प्राप्त होगी जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या कोई डिफरेंस होगा लिविंग नॉन लिविंग की जो लिस्ट हमने एलिमेंटल एनालिसिस की बनाई है उसमें कुछ डिफरेंसेस होगा? तो एनसीईआरटी कहती है एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो कोई भी डिफरेंस हमें निकालना मुश्किल होगा। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं पा सकते। ऑल द एलिमेंट जो सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वही लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर एक डिफरेंस जरूर है, जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट हाइयर है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन इन अर्थ क्रस्ट। तो यही इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों आपको मिल गई। यहां से आपको ये वाली लाइन याद करनी है। एक क्लोजर एग्जामिनेशन करने पे हमें क्या पता चलता है, एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये ज्यादा होती है अर्थ क्रस्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अंदर मौजूद केमिकल्स को कैसे निकालेंगे और उसके कंपोजिशन को कैसे समझेंगे। तो 9.1 सेक्शन में देखते हैं, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे। अगर इसी तरह से हम आगे प्रश्न करें, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, उसको यह आंसर कैसे मिलेगा। तो कह रहे हैं आंसर लेने के लिए हमें एक यहाँ पे रिएक्शन करानी होगी, दैट इज एक गतिविधि ये करनी होगी। वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस, हमें केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम लिविंग टिश्यू लेंगे। अब लिविंग टिश्यू प्लांट का हो सकता है, अब वेजिटेबल और एनिमल के केस में पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं। इनको ग्राइंड कर लेंगे एंड देन इनको मिक्स करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है Cl3COOH, यूजिंग अ मोटार एंड अ पिस्टल के हेल्प से। तो मोटार और पिस्टल के हेल्प से इसको घोल लेंगे ग्राइंड करके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। नाउ अब हमें एक थिक स्लरी प्राप्त हो गई है। अगर हम इसको स्ट्रेन करें बच्चों, इसको छाने थ्रू अ चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ के द्वारा हम इसको छान सकते हैं। तो हमें वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं। पहले फ्रैक्शन को बच्चों फिल्ट्रेट कहते हैं, या मोर टेक्निकली कहें बच्चों एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। मतलब जो छन करके नीचे चला गया है उसे बच्चों फिल्ट्रेट बोलेंगे। एंड द सेकेंड
जो रह गया है, जो नहीं छन पाया है, जो कपड़े में ही रह गया है, ये चीज क्लोथ में रह गया है, उसे बोलेंगे रिटेनेट या बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब याद करिए बच्चों कि एनिमल या प्लांट टिश्यू को हमने ग्राइंड किया है किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, देन हमने फिर उसको छाना हुआ है किस क्लोथ से या कॉटन क्लोथ से, जो छन करके चला गया उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट, वो एसिड सॉल्युबल पूल में गया है, और जो बच गया है उसे बोलेंगे रिटेनेट, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब आगे, साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया कि एसिड सॉल्युबल पूल में कितने कंपाउंड हो सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कंपाउंड्स का नंबर कितना हो सकता है, 1000 तक भी हो सकता है। आपने हायर क्लास में लर्न किया है कि हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हायर क्लासेस में आपने ये जान लिया है कि किस तरह से लिविंग टिश्यू को हम एनालाइज करते हैं, उसके सैंपल को, और हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे निकालते हैं। इट विल सफिस टू से हियर द वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज द सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लिविंग टिश्यू से निकाले गए टिश्यू को हमें प्योरीफाई करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि जिस हमने कंपाउंड को निकाला है केवल वही कंपाउंड हमें प्राप्त हो, उस कंपाउंड में अन्य किसी कंपाउंड की इम्प्योरिटी ना मौजूद हो। अदर वर्ड्स में कहें, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड। देखिए लास्ट में लाइन बोल दी गई, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ही कंपाउंड को उस एक वक्त में आइसोलेट करना है और उसे प्यूरिफाई करना है। नेक्स्ट बच्चों, एनालिसिस जब हम करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं, व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एनालिटिकल टेक्निक्स लगाने पे हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाता है, उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, लेकिन ये सारी केमिस्ट्री की बातें हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं हम उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अणु, यानी कि लिविंग चीजों से प्राप्त होने वाले जैविक रसायन या बायोमॉलिक्यूल्स। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, इनमें पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें जानेंगे कैसे, तो स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब थोड़ा तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, किसमें, टिश्यू में, हैज टू बी डन। वन वेट कह रहे हैं कि वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और लीवर, दिस इज कॉल्ड वेट वेट। जब हम किसी जैसे पत्ती को तोड़ करके लाए हैं अभी ताजा ताजा, या कोई लिविंग टिश्यू है हमारे पास जिसमें से पानी भी मौजूद है, हार्ड उसमें चीज मौजूद है, तो हम उसे बोलेंगे बच्चों लिविंग टिश्यू है, या दैट इज वेट वेट है, वो वेट वेट बोलेंगे या फ्रेश वेट बोलेंगे। देन उसको फिर हम लोग ड्राई करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, उसके अंदर का मौजूद वाटर जो होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग मटेरियल है वो हमें क्या दे रहा है, ड्राई वेट दे रहा है। नाउ अब हम इस टिश्यू को अगर फुल्ली बर्न करा देते हैं तो इसमें मौजूद जितना भी कार्बन कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जल जाएगा। आपको पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा ऑर्गन कंपाउंड तो वो CO2 बना देगा एंड वाटर वेपर बना देगा, और ये वाटर वेपर और CO2 रिमूव हो जाएगी। जो कुछ बचेगा उसे हम लोग बच्चों बोलेंगे ऐश। इस ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मौजूद होंगे। वो कौन कौन से होंगे बच्चों, कैल्शियम होगा वहां पर, मैग्नीशियम होगा, एसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट बच्चों, फॉस्फेट ऑल्सो सीन हो सकते हैं और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या दिखेगा, सल्फेट, फॉस्फेट ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन बच्चों, therefore element analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. तो जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं। वाइल जब हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड्स की तो हमें आइडिया प्राप्त होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक के कंस्टिट्यूएंट कितने प्रकार के हैं ना, लिख रहा है कि काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक constituent present in the living tissue. From a chemistry point of view से देखें तो one can identify फंक्शनल ग्रुप भी वो निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री वाले बता देंगे कि बच्चों इस वाले कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वाले कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप है, इस वाले कंपाउंड में ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि उनको रिएक्शंस पता होती हैं, वो रिएक्ट कराकर रिएजेंट से
बता सकते हैं कि लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले ये कंपाउंड कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बट अगर हम लोग बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा इनको, ये अमीनो एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, ये फैटी एसिड्स हैं। बस यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर देखें एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। कंपोनेंट दिए गए हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपोनेंट। फॉर्मूला इनका दिया गया है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये सारे एलिमेंट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अमीनो एसिड की बात आई है तो अमीनो एसिड को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें होता है बच्चों एक अमीनो ग्रुप एंड दूसरा होता है बच्चों एक एसिडिक ग्रुप, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा रहता है सेम कार्बन पे। जिस कार्बन पे अमीनो ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप लगा रहता है, इस कार्बन को बच्चों हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप लगा रहेगा, हेंस दे आर कॉल्ड, इसीलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड भी बच्चों बोल देते हैं। ये है क्या बच्चों, ये आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला आप जो लोग जानते होंगे बच्चों, इस तरीके से सी होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन। इन दो हाइड्रोजन को तो हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिया हुआ है, यहाँ पर हमने COH ग्रुप लगा दिया है। अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ बचा रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर R ग्रुप दैट इज एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया है, इसी से बनता है अमीनो एसिड। अब इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसीलिए हम लोग अल्फा अमीनो एसिड भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। क्योंकि ये मीथेन से बना है तो देखिए 4 वैलेंसी है इसकी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन की जगह हटा करके हम 4 ग्रुप जोड़ सकते हैं। दीज आर लिखा हुआ है कि दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर अमीनो एसिड के केस में देखें तो एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक वेरिएबल ग्रुप होगा या एल्काइल ग्रुप जिसे बोलते हैं बच्चों R ग्रुप, है ना। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स। R ग्रुप के आधार पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि R ग्रुप कैसा है। अगर R ग्रुप बच्चों बेसिक होगा तो बेसिक अमीनो एसिड, अगर R ग्रुप एसिडिक होगा तो एसिडिक अमीनो एसिड बनेगा। However, those who occur in proteins are only of 20 types। तो जो प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं बच्चों, उनकी संख्या केवल 20 ही होती है जिनसे प्रोटीन बन सकती है। ऐसे अमीनो एसिड केवल और केवल कितने होते हैं बच्चों, एनसीईआरटी कह रही है 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें भी बच्चों 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। जिनको हमारी बॉडी बना लेती है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उन्हें हमें डाइट में आवश्यकता नहीं होती, बाहर से नहीं लेना पड़ता, बॉडी हमारी उनको स्वतः बना देती है। लेकिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं लगातार उन्हें हमें डाइट में लेने की आवश्यकता है, हम उन्हें डाइट में लेते हैं तभी हमें बॉडी को प्राप्त होते हैं। अगली बात पढ़ते हैं बच्चों, तो आर ग्रुप जो एल्किल ग्रुप है, ये प्रोटीनियस अमीनो एसिड में कुड भी हो सकता है बच्चों हाइड्रोजन, दैट इज अमीनो एसिड तब कहलाएगा ग्लाइसिन। नीचे एग्जाम्पल बने हैं, अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। कह रहा है कि अगर आर ग्रुप प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड में हाइड्रोजन भी हो सकता है तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बच्चों कहलाएगा। ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इन विच द एल्किल ग्रुप इज इक्वल टू हाइड्रोजन, दैट इज वहां आर नहीं होता है, वहां पर हाइड्रोजन होता है बच्चों। मिथाइल ग्रुप अगर आ जाता है तो इसी अमीनो एसिड को एलानाइन बोलते हैं बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिए कि अगर आर की जगह हाइड्रोजन लगा दिया तो ग्लाइसिन, आर की जगह पे यहाँ पे एलानिन लगा हुआ है तो ये मिथाइल होता है, और अगर हमने हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा दिया तो यहाँ पर ये सीरीन हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 9.1 में डायग्राम दिखाया भी गया है और हमें डायग्राम देखना भी चाहिए। चलते हैं हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों। 9.1 में 9.1 में देखते हैं, ये आपका डायग्राम गिवन है बच्चों। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको जूम करके। यहाँ देखिए ये ग्लाइसिन का अमीनो एसिड्स है। ग्लाइसिन के अमीनो एसिड में देखने पे हमें बच्चों ये पता चलता है कि जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप दैट इज क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन है। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे कार्बन लगा हो, यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन लगा हो, यहाँ पर बच्चों इस तरीके से NH2 ग्रुप आपका लगा हो, है ना, NH2 लगा हो, और यहाँ पर बच्चों COOH ग्रुप लगा हो इस तरीके से। अगर ये COH ग्रुप लगा है तो यहाँ बचेगा कौन सा ग्रुप, ये बचेगा बच्चों एल्किल ग्रुप, वो आर ही ग्रुप होगा। अब ये आर ग्रुप हटा करके अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ग्लाइसिन, आर ग्रुप में अगर हम लोग, आर ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप है, अगर मिथाइल ले लेते हैं तो एलानिन,
और हाइड्रोक्सी मिथाइल ले लेते हैं तो ये सीरीन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, जिस दिन सीरीन पूछेगा उस दिन दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से चलते हैं अपनी लाइंस पे जो हम छोड़ा है पीछे। हमने प्रोटीन के बारे में देखा है कि प्रोटीन को किस तरीके से अमीनो एसिड्स मिलकर के बनाते हैं, तो उसमें से हमने याद क्या किया, 20 होते हैं 20 अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। 3 देखे हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड एसेंशियली ऑफ द अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की आती हैं वो 3 ही ग्रुप के कारण आती हैं। पहला है अमीनो एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, दूसरा है कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण, और तीसरा है एल्किल ग्रुप यानी आर के कारण। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक दैट इज ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जैसे कि लाइजीन बच्चों, एंड न्यूट्रल वैलीन अमीनो एसिड होते हैं। ये याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग रिस्पेक्टिव में देखते हैं, अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो बच्चों वहां पर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होने से एसिडिक अमीनो एसिड हो सकता है, और बराबर मात्रा में मौजूद है अमीनो ग्रुप और COH ग्रुप तो वहां पर वो बच्चा वो वैलीन, जैसे वैलीन अमीनो एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल कहलाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं। अमीनो एसिड की, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए आप याद कर लीजिए टाइरोसिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है ना, इसको ऐसे याद करिए क्योंकि ये एरोमेटिक है तो अरे फिर टाई ट्राई, अरे फिर अरे, अरे मतलब एरोमेटिक, फिर मतलब फेनिलएलानिन, टाई टाइरोसिन, ट्राई ट्रिप्टोफैन करो, अरे फिर टाई ट्राई करो, है ना। जब लोग टाई पहनते थे बचपन में तो एक बार में नहीं पहन पाते थे तो उसको फिर से ट्राई करते थे, तो उसी टेक्निक से आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड याद हो जाएंगे, अरे फिर टाई ट्राई करो। नेक्स्ट है बच्चों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड की होती है आयोनाइजेबल नेचर। इसका आयोनाइजेबल नेचर होता है NH2 का एंड COH ग्रुप का, क्योंकि दोनों में बच्चों हाइड्रोजन मौजूद है तो ये अपने हाइड्रोजन को हटा करके अपने ऊपर चार्जेस ला सकते हैं। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अगर हम डिफरेंट पीएच की बात करें एसिड एक बेसिक में तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि यहाँ देखिए ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये COH ग्रुप है और यहाँ पे NH2 की जगह देखिए NH3 लगा है और प्लस आ गया है। ठीक, वहीं पर यहाँ देखिए बच्चों COH होता है, हाइड्रोजन इसने रिप्लेस कर दिया है, अपने ऊपर माइनस ले आया है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों की बीच की एक अवस्था आती है जिसमें इस पे प्लस होता है NH3 पर और CO पे माइनस होता है। ये वाली जो फॉर्म है बच्चों, ये फॉर्म कहलाती है ज्विटर आयनिक फॉर्म, और ये तीनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं ड्यू टू द पीएच। जैसे जैसे हम लोग एसिडिक और बेसिक पीएच बदलते हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों लिपिड्स, अब हम लिपिड्स की बात करेंगे। लिपिड्स को देखें तो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बच्चों, जैसे ये फैट होती है ना, फैट देखिए आपकी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑयल जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड्स जो है जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होगा। दे आर सिंपली फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब COH ग्रुप होगा जो कि R ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। एल्किल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है बच्चों मिथाइल, इथाइल भी हो सकता है, या बच्चों हायर ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 1 से लेकर के 19 कार्बन तक के हो सकते हैं, तो एक लंबी चेन बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि पामिटिक एसिड में बच्चों 16 कार्बन हो सकते हैं, और इसमें हमने इंक्लूड किया है कार्बोक्सिल कार्बन के भी ग्रुप को, यानी जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है COH उसका भी कार्बन काउंट है। एरेकिडोनिक एसिड में बच्चों 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड का मतलब है बच्चों विदाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वहां पर नहीं होगा बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड कार्बन कहलाते हैं, और अगर उनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी वो ऐसा ही होगा, फैटी एसिड के अंदर वो सैचुरेटेड कार्बन भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो डबल बॉन्ड वहां पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। अनदर सिंपल लिपिड को जो एग्जांपल दिया गया है वो ग्लिसरॉल होता है बच्चों, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। प्रोपेन देखिए क्या दिया,
3 कार्बन का जो श्रृंखला होगी वो प्रोप से जानी जाती है, और एन है यानी यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं। एल्केन है ना, एल्केन एक सैचुरेटेड कार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड लगने की वजह से सफिक्स जो है एन आता है। नेक्स्ट बच्चों, मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ऐसे भी लिपिड मौजूद है जिनमें ग्लिसरॉल भी होता है एक ही टाइम में और फैटी एसिड भी मौजूद होता है। हियर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइन बना करके पूछा जा सकता है कि जो लिपिड होते हैं वो क्या है। तो ये फैटी एसिड है जो कि स्टेरिफाइड हो जाते हैं, ईस्टर बॉन्ड बन जाता है बच्चों इनका ग्लिसरॉल के साथ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। नेक्स्ट बच्चों, दे कैन बी डन, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनकी मोनोमर यूनिट के आधार पे, ये एक होंगे तो मोनोग्लिसराइड्स, 2 होंगे बच्चों तो डाइग्लिसराइड्स, और 3 होंगे तो बच्चों ट्राइग्लिसराइड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बच्चों, इनको फैट्स और ऑयल के उसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखें, जैसे ऑयल्स है, फैट है जल्दी मेल्ट हो जाता है बच्चों, ऑयल तो वैसे ही मेल्ट रहता है, ऑयल जल्दी मेल्ट हो जाता है, फैट देर से थोड़ा मेल्ट होती है। तो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। और ये भी एग्जांपल याद करिए कि यहाँ पे कौन सा एग्जांपल ऑयल का दिया हुआ है। ये एग्जांपल आपको जिंजली ऑयल के बारे में दिया गया है। जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लोअर होता है। ये एक ऑयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, इसीलिए ऑयल जो है विंटर में ऑयल रहते हैं, ये असर्शन हो गया। ऑयल विंटर में ऑयल के ही फॉर्म में रहते हैं, ये असर्शन है। रीजन क्या है कि ऑयल में लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है? जिंजली ऑयल। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? कह रहे कि आप फैट को क्या आप मार्केट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सम लिपिड हैव फास्फोरस एंड अ फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड ऐसे भी बच्चों होती हैं जिनमें फास्फोरस या फास्फोराइलेशन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड, जिनमें फास्फोरस मौजूद होता है, ऐसे लिपिड्स को बच्चों हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये ऐसे लिपिड आपको सेल मेम्ब्रेन में दिख जाएंगे। अगर ऐसे लिपिड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो वन सच लिपिड इज लेसाइथिन। लेसाइथिन इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। लेसाइथिन एक ऐसा लिपिड है जो फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है, इसमें फॉस्फोरस मौजूद होता है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूट्रल टिश्यू हैव लिपिड विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कुछ टिश्यू में क्या होता है बच्चों, जैसे न्यूरल टिश्यू है हमारा, ये न्यूरल टिश्यू लिपिड्स को अपने पास रखता है और ये लिपिड्स इसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की हो सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों, living organism have a number of organic compound in which heterocyclic rings can be found। हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक कंपाउंड है जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स फाउंड होती हैं। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर और कोई एलिमेंट आ रहा है रिंग में तो ऐसी रिंग को बच्चों हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। सम ऑफ देम, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस में ऐसा देखने में आता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ आपको मिलेंगे? डीएनए और आरएनए के अंदर। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द फॉस्फेट। तो ऐसी ही आपको हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप जो रिंग्स हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस में देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों 5 होते हैं टोटल। 5 में कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इनमें से 4 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और यही 4 बच्चों यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, बट थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। फिर से बोल रहा हूं, आरएनए में यही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ही मौजूद होते हैं और यूरेसिल थाइमिन की जगह आ गया है। नेक्स्ट बच्चों, when found attached to a sugar they are called nucleoside। अगर ये नाइट्रोजनस बेस केवल शुगर से लगे हुए हैं तब इस श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स। शुगर से जुड़ने पे नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अगर यहाँ पर बच्चों फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया है, मतलब शुगर के एक कॉर्नर पे न्यूक्लियोसाइड्स जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे बच्चों फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे को बोलेंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये एस्टेरिफाइड होता है बच्चों शुगर से। शुगर से कौन सा बॉन्ड बनाता है? ईस्टर बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं बच्चों एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटोडीन। ये सारे के सारे बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स हैं। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब समझ रहे हैं? जब राइबोस शुगर में केवल नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटोडीन।
ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएंगे। और जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा, शुगर के साथ ये ईस्टर बॉन्ड बना लेगा, तब इसमें 3 लोग आ जाएंगे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहलाएगी ये। न्यूक्लियोटाइड में बच्चों होते हैं एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिन, अगर वहां कोई एडनीन मौजूद है तो एडनिलिक एसिड, थाइमिन मौजूद है थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिन मौजूद है ग्वानिलिक एसिड, और आपका यूरेसिल मौजूद है तो यूरेडिलिक एसिड, और साइटोसिन मौजूद है तो साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें बच्चों, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डीएनए एंड आरएनए में दोनों में से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 12th की बुक में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्वेश्चन मिलता है, पता चलता है कि आरएनए जो है सबसे पुराना न्यूक्लिक एसिड है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए एंड आरएनए क्या है? दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जुड़ते चले जाते हैं और आपस में जुड़ने के कारण डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल का ही काम करते हैं। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं आगे पार्ट में, यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, उन डायग्राम्स को देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ग्लिसरॉल के बारे में देख सकते हैं, यहाँ फैटी एसिड देखें, फैटी एसिड का एग्जांपल दिया गया था बच्चों पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है बच्चों? यहाँ पर देखिए 14 और एक ये 15 कार्बन और ये 16। अगर हम COH वाले की भी कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो ये 14 इधर है, मिथाइल ग्रुप का एक इधर 15 हो गया, और एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर कार्बन गिन लें तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि ये टोटल 16 कार्बन से बना हुआ है। यहीं पे ग्लिसरॉल के देखें बच्चों, ये वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकेंड हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी हो गए, ट्राई हाइड्रोक्सी तो इधर हो गए, और 1 और इधर 2 और इधर 3 प्रोप हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो इसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लिसरॉल का IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, अब यहीं पर ये बताया गया कि ये ट्राइग्लिसराइड्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला ग्रुप देखिए, यहाँ पे ये स्टेरिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पर बच्चों ये ईस्टर बना रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ईस्टर बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है क्योंकि ट्राइग्लिसरॉल लगे हुए हैं ना, चार, इसमें 3 ग्लिसरॉल होंगे, उनके मिलने से ये फैटी एसिड बना है। R1 R2 R3 बच्चों यहाँ पे क्या है? R1 R2 R3 ये डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड है, या सेम टाइप के फैटी एसिड को आप मिला करके बना सकते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ फॉस्फोलिपिड या लेसाइथिन का भी बना हुआ है, यहाँ पर भी R1 R2 R3 ये सब आपके फैटी एसिड होंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने H3PO4 का यूज किया हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया हुआ है, उससे मिलकर के ये संरचना बनाई गई है बच्चों, इसका नाम लेसाइथिन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, इसी प्रकार से लिपिड में हमारी बॉडी में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बच्चों हमारी बॉडी में 2 प्रकार का होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL बोलते हैं, और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि हमारी बॉडी के लिए HDL या LDL में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की संरचना को आप देखेंगे तो बच्चों इसमें 1 2 3 4, ये 4 तो क्लोज रिंग पाई जा रही है और एक ओपन रिंग मौजूद है। तो यहाँ आप इस श्रृंखला को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजनस बेसिस गिवन है। नाइट्रोजनस बेसिस में आपको ये देखना होगा कि किसमें डबल रिंग आती है और किसमें सिंगल रिंग आती है। उसके लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ बच्चों। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन बच्चों, एक होते हैं प्यूरिन, जिनमें आते हैं बच्चों ग्वानिन आता है और एडेनिन आता है। ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन है। इन ग्वानिन और एडेनिन को बच्चों आप याद कर लीजिए गप्पू से, GAPU से याद कर लीजिए, ये गप्पू भैया आपका बेड़ा पार लगवाएंगे। GAPU का मतलब क्या है? ग्वानिन, एडेनिन और प्यूरिन है। तो इसके अलावा जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थाइमिन हो, और चाहे वो यूरेसिल हो, वो सारे के सारे क्या बनेंगे? वो सारे के सारे आपके पिरिमिडीन बन जाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे वो? पिरिमिडीन बन जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन में कौन सिंगल साइकिल का होता है और कौन डबल साइकिल का होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे एडेनिन की बात हो रही है, एडेनिन एक प्रकार का प्यूरिन है। ये प्यूरिन में देखिए 2 ये डबल साइकिल का कंपाउंड बना हुआ है, और हेटेरोसाइक्लिक क्योंकि नाइट्रोजन भी मौजूद है बच्चों। तो यही बस ऐसे ही कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है। अब यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है बच्चों कि ये शुगर ले ली गई है, और ये 5 कार्बन की शुगर होती है। ये फर्स्ट कार्बन कहलाता है बच्चों, ये सेकंड कार्बन होता है, ये थर्ड कार्बन होता है बच्चों, और ये 4th कार्बन है, और ये देखिए यहाँ पे CH3OH लगा हुआ है, ये 5th कार्बन है।
तो 5 कार्बन के शुगर को ही पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर में भी ये कौन सी शुगर है बच्चों, राइबोज शुगर है। इस फर्स्ट कार्बन से बच्चों नाइट्रोजनस बेस को हम जोड़ देते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़ जाता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों एडिनोसिन। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिनोसिन बोलते हैं। यहाँ पे एडेनोसिन कहलाएगा, दैट इज एडेनोसिन हो जाएगा। एडनीन से एडनोसिन, यहाँ पे एडनीन है ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ अटैच हो गया तो एडनोसिन बना देगा। और देखिए यहीं पे 5वें कार्बन पे क्या होता है, 5वें कार्बन पे अगर एक ईस्टर बॉन्ड के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, तो फॉस्फेट अगर बॉन्डेड हो जाएगा यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो अब इसी संरचना को हम एडेनोसिन ना कह करके बच्चों क्या बोलेंगे, एडिनिलिक एसिड। क्योंकि ये एक न्यूक्लियोसाइड था, ये एक न्यूक्लियोसाइड था जिसे एडेनोसिन बोला था, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे बच्चों हम लोग एडेनिलिक एसिड बोला करेंगे। नेक्स्ट यहाँ फिर बताया गया पिरिमिडीन में, देखिए पिरिमिडीन जो एक्चुअली है बच्चों एक ही साइकिल के बने होते हैं, केवल इसमें एक साइकिल दिखती है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। यहाँ पे जैसे यूरेसिल का नाम दिया गया है बच्चों, यह यूरेसिल है। थाइमीन का नाम भी बच्चों 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है। ये थाइमीन में अगर हम 5th कार्बन पे मिथाइल लगा दें तो वो 5 मिथाइल यूरेसिल कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए हमने यूरेसिल को कहाँ लगा दिया है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच किया है। फर्स्ट कार्बन पे अटैच करते ही ये स्ट्रक्चर बच्चों न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तब हम इसको बोला करेंगे बच्चों यूरोडीन, यूरिडीन के नाम से इसको हम जाना करेंगे। और यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा अगर 5वें कार्बन पे बच्चों अगर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, स्टीरिफाइड हो जाता है, तो हम लोग उसको यूरिडिलिक एसिड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनके बारे में हमें जानना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड। हमारा मोस्ट ऑफ एस्पेक्ट किसके साथ चला जाता है बच्चों, केमिस्ट्री का थाउजेंड ऑफ आइसोलेटिंग करने में, कंपाउंड को निकालने में, चाहे वो कंपाउंड बच्चे छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म हम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, और अगर पॉसिबल होता है तो हम इन्हें सिंथेसाइज करना भी सीखते हैं कि क्या हम इनको बाहर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इफ वन were to make a list of biomolecules, such a list would have thousand of organic compound। अगर कोई बनाना चाहे बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट तो उसमें बच्चों थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिट हो जाएंगे। उनमें से कुछ के नाम हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे अमीनो एसिड, शुगर एटसेट्रा, फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10। यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए हैं कि जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल्स तरह तरह के मिल सकते हैं, उनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस टेबल का। एग्जांपल में तौर पे क्या दिया गया बच्चों, देखिए ध्यान से, जैसे पिगमेंट्स की कैटेगरी हम लोगों ने ले ली है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है सारे के सारे बच्चों, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के आपस में रिएक्ट करने से या मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन करने से बने हैं। तो पिगमेंट्स क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंथोसियानिन मौजूद होते हैं। ये कैरोटीनॉइड और एंथोसियानिन बच्चों थैलाकोइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। एल्केलॉइड्स की बात करते हैं, एग्जांपल आ जाता है मॉर्फिन, कोडीन बच्चों, ये एल्केलॉइड्स हैं बट हैं तो बायोमोलिक्यूल ही। उसके बाद टर्पीनोइड्स की बात करें, यहाँ पे मोनोटर्पीन आ जाते हैं, डाइटर्पीन आ जाते हैं। एसेंशियल ऑयल की अगर एग्जांपल लें तो इसमें लेमन ग्रेस ऑयल आता है। टॉक्सिन्स की अगर बात करें तो एब्रिन आता है, राइसिन आता है। लैक्टिन्स में देखें तो ये कॉनकेनावेलिन आ जाता है। एग्जांपल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बन चुका है, आ चुका है, दोबारा फिर से पूछा जा सकता है कि कॉनकेनावेलिन एक क्या होता है। कॉनकेनावेलिन एक लैक्टिन है बच्चों, ये प्लांट से प्राप्त होता है। ड्रग्स के देखें तो ड्रग्स में बच्चों विनब्लास्टिन आता है, करक्यूमिन आता है, ये भी प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे हमें प्लांट से रबर प्राप्त होता है, इट इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस। गम्स प्राप्त होते हैं, गोंद प्लांट से निकलता है, ये भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। और सेलुलोज बच्चों, सेलुलोज जो कि सेल वॉल को बनाता है, इनका काम करता है, जिससे हम लोग आजकल कागज बनाते हैं, तो ये भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस ही है जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। अब हम फिर से चलते हैं अपनी ओर। यहाँ पर दिया गया है कि वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट्स। अब हम बात करने लगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं, इनके थाउजेंड ऑफ नंबर होने का अनुमान हम लगा रहे हैं, इनको हम लोग बायोमोलिक्यूल न कह करके मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं। अगर हम एनिमल टिश्यू में देखें तो कोई नोटिस करेगा प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन 9.1। 9.1 में हमने जो कैटेगरी देखी थी
ऊपर हम देख करके आए हैं उसमें अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैटी एसिड हैं और नाइट्रोजनस बेसेस भी हैं। ऐसे इन अमीनो एसिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को या नाइट्रोजनस बेसेस को एक साथ हम लोग कह देते हैं बच्चों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। याद करिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं और फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल, ये सब आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। हाउएवर व्हेन one analyzed plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites। तो अगर हम लोग फंगल सेल को देखने लग गए, माइक्रोबियल सेल को देखने लग गए, तो हमको इनके अलावा भी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी कंपाउंड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कैटेगरी में रख सकते हैं जैसे एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सैंड्स बच्चों, गम्स, स्पाइसेस, these are called the secondary metabolites। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बस इनको फ्लो के साथ पढ़ते जाइए और एक दो बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कि while primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organism। कह रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो रोल हमें पता है कि अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, फैटी एसिड का ये रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट का ये रोल होता है कि ग्लूकोज में उसको मेंटेन करना है, हमें एनर्जी देते रहना है, उससे एटीपी बनेगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में बन रहे हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, अभी तक हम उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है कि ये बनते ही क्यों हैं। हो सकता है कुछ प्लांट में इनको डिफेंस के तौर पर बनाया जाता है या कुछ प्लांट्स में किसी अन्य वजह से बनाया जाता है। However, many of them are, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इनमें से बहुत सारे जो प्लांट से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, जैसे रबर बच्चों, ड्रग, स्पीसीज, सैंड्स एंड पिगमेंट्स। तो ह्यूमन वेलफेयर में बहुत अच्छे ये सिद्ध होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बच्चों, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। अब आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से एलिमेंटल स्टडीज कर सकते हैं, लिविंग सब्सटेंस को निकाल सकते हैं और उसकी फिर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेश वेट क्या होता है, ड्राई वेट क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं। पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ, अब पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो पुराना पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।